हेलो सभी प्रिय छात्र छात्राएं, टा गैलेक्सी कैरियर इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना के माहौल को देखते हुए आप सबको ऑनलाइन सेवा दी जा रही है, तो सभी विषय वस्तु पठन पाठन किए जाएंगे। पहले आप हिंदी देखिए, इसके बाद और भी विषय वस्तु दिए जाएंगे आपको। चलते हैं आज आप सबको पर्यायवाची की तरफ लेकर के। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, आइए एक एक पर्यायवाची को देखा जाए और कंठस्थ किया जाए। पर्यायवाची का आपके एग्जाम में चाहे यूपी टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे वनडे संबंधित कोई हो और सुपर टेट इत्यादि हो, इन सबके एग्जाम में बहुत ही अहम भूमिका है इनकी। तो आइए पर्यायवाची के समानार्थी शब्द में, पर्यायवाची में आज देखते हैं। पर्यायवाची है पक्षी। जैसे शब्द पर्यायवाची पक्षी लिखा गया, उसी समय पूछ लिया गया जो पक्षी शब्द है, क्वेश्चन शुरू कर देगा ये कौन वाचक संज्ञा है। तो जो पक्षी शब्द है, पहली बात ये जातिवाचक संज्ञा है। फिर एक क्वेश्चन बना कि अगर पक्षी जातिवाचक संज्ञा है तो पक्षी एक तद्भव है कि तत्सम है। यह आपका एक तत्सम शब्द है। तत्सम का मतलब होता है वह शब्द जो संस्कृत के समान होता है। तो संस्कृत के समान शब्द जो होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। जो पक्षी शब्द है एक तत्सम शब्द है, एक जातिवाचक संज्ञा है। अब ध्यान दीजिएगा, जब तत्सम इसका पक्षी है तो तद्भव क्या होना चाहिए? तद्भव इनका होगा पंछी। तो पंछी एक जो शब्द है ये तद्भव शब्द है। तद्भव वह है जो संस्कृत से उत्पन्न हुआ लेकिन संस्कृत के समान न होकर हिंदी इत्यादि में बिगड़े रूप में जाना गया। तो ध्यान दीजिएगा, दो क्वेश्चन यहाँ से बन चुका। पक्षी और पंछी दोनों जातिवाचक संज्ञा शब्द है और तद्भव तत्सम से क्वेश्चन बनता है। पक्षी एक तत्सम शब्द है, पंछी एक तद्भव शब्द है। अब ध्यान दीजिएगा, पक्षी के पर्यायवाची में और कुछ है। जैसे इनके पंख होते हैं तो पर होने से इनका नाम होता है परिंदा। पक्षी के पर होते हैं, पंख होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? परिंदा कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इनका अगला जो नाम है वो पखेरु है। तो ध्यान दीजिए, पंख होने से पक्षी का पर्यायवाची परिंदा और पखेरु होता है। अगला पर्यायवाची क्या बनेगा? खग। खा माने आकाश होता, गा माने गमन करना। तो आकाश में गमन करते हैं सभी पक्षी, इसलिए पक्षी का एक नाम खग पड़ा। खग से फिर अगला नाम पड़ेगा पक्षी का खेचर। खे माने आकाश होता, चर माने चलना। आकाश में चलने के कारण पक्षी का नाम क्या पड़ता है? खेचर पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, फिर इन्हीं का नाम है नभचर। नभ माने आकाश, चर माने चलना। आकाश में चलने के कारण पक्षी का नाम क्या रखा गया है? नभचर रखा गया है। तो नभचर, खेचर और खग, ये तीनों शब्दार्थ जो है ये आकाश में चलने या गमन करने के कारण नाम पड़ते हैं पक्षी के। अब ध्यान दीजिएगा, पक्षी का अगला जो नाम है वो है बिहग। बिहग और बेहंग ये ऐसे पक्षी के नाम है जो बहुत बड़े बड़े पक्षी होते हैं। तो बड़े बड़े पक्षी बिहग और बिहंग में आते हैं। तो शुतुरमुर्ग इत्यादि जो भी पक्षी हैं ये सब बिहग और बिहंग की श्रेणी में जाते हैं। तो आपसे कोई पूछे बिहग और बिहंग किसका पर्यायवाची है? बिहग बिहंग पर्यायवाची पक्षी का है। कैसे पक्षी? बड़े बड़े पक्षी को कहते हैं। अगला पर्यायवाची का है पतंग। आकाश में पतंग की भांति ये गमन करते हैं, इसलिए पक्षी का भी नाम क्या रखा गया? पतंग। पतंग सूर्य को भी कहा जाता है। पतंग और के भी पर्यायवाची हैं, लेकिन पतंग अगर कोई पूछे यहाँ किसका है तो पक्षी का एक नाम क्या रखा गया है? पतंग रखा गया है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, इनका एक नाम द्विज है। द्विज का अर्थ होता है दो बार जन्मा। ये दो बार जन्म लेते हैं, एक बार अंडे से, फिर अंडे से बच्चे उत्पन्न हुए, अर्थात जन्म कितनी बार हुआ? दो बार। इसलिए इनको क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। अगला पॉइंट है इनका शकुंत नाम है।
शकुंत का मतलब होता है पालतू। पालतू पक्षियों को हम क्या कहते हैं? शकुंत भी कहते हैं। इसलिए पक्षी का एक नाम क्या रखा गया है? शकुंत भी रखा गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट क्या रखा जा सकता है? अंडज। अंडज अंडे से जन्म लेते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अंडज भी कहा जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है जो आप सबसे पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो मेन पर्यायवाची है जिसका कई अर्थ हो सकता है वो आपका द्विज है। द्विज के 2-3 अर्थ होते हैं। एक द्विज माने दांत भी होता है, एक द्विज माने दांत भी होता है। ध्यान दीजिएगा, द्विज का तात्पर्य ब्राह्मण से भी रखा जाता है और द्विज माने पक्षी भी हो गया। इस तरह से द्विज का शब्दार्थ जो होता है दांत और ब्राह्मण के पर्यायवाची से भी माना जाता है। और ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे और क्वेश्चन पूछे तो गगन माने आकाश होगा, चल माने चलना। तो आकाश में चलने के कारण का नाम क्या रखा गया है? गगनचर भी रखा गया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द रखे गए हैं। चलिए अब मेन शब्दों को देखा जाए और एक बार शब्दार्थ को पूरा देखा जाए। कोई कह रहा है परिंदा किसका पर्यायवाची? पक्षी का। पूछा जाए कैसे पक्षी? जिनके पंख होते हैं, तो पंख से युक्त होने से इनको परिंदा और पखेरु कहा जाता है। खग, खेचर, नभचर और गगनचर, ये 4 शब्दार्थ ऐसे हैं जो आकाश में चलते हैं, गमन करते हैं पक्षी, इसलिए इनको कहा जाता है खग, खेचर, नभचर, बिहग, गगनचर। और बड़े बड़े जितने पक्षी होते हैं उनको बिहग और बिहंग भी कहा जाता है। आकाश में पतंग के भाग गमन करते इसलिए इनको पतंग भी कहा जाता है। 2 बार जन्म होता पक्षियों का, इसलिए इनको द्विज कहा जाता है। द्विज दांत का भी शब्दार्थ है। क्यों? क्योंकि दांत भी 2 बार जन्म लेता है, एक अस्थायी दांत होता है, एक अस्थायी, इसलिए इनको द्विज कहा जाता है। ब्राह्मण को भी कहा जाता है द्विज। क्यों? क्योंकि जब जन्म लेता है तो मानव के रूप में होता है, जो संस्कार दिए जाते हैं विभिन्न प्रकार के, तब वहां वो ईश्वर की कैटेगरी में आ जाता है, इसलिए ब्राह्मण को भी क्या कहा जाता है? द्विज कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं आप सबके लिए। आप सबसे पक्षी के पर्यायवाची में कोई भी पूछेगा तो पंछी, परिंदा, पखेरु, खग, खेचर, नभचर, बिहग, बिहंग, पतंग, द्विज, शकुंत, अंडज, गगनचर, ये सब पर्यायवाची किसके हो गए? पक्षी के पर्यायवाची हो गए। अब आइए पक्षी में अगला पर्यायवाची देखते हैं। बच्चों आप सबको मालूम होगा राष्ट्रीय पक्षी के बारे में। राष्ट्रीय पक्षी है कौन? मोर। अगला पर्यायवाची ये देखते हैं मोर का पर्यायवाची। मान लीजिए ये छोटा सा मोर रहा, ये है राष्ट्रीय पक्षी बना। इसको इसलिए बनाया जा रहा है ताकि इससे जितने शब्दार्थ बनते सो आप लोग समझ। अब आइए देखा जाए मोर। मोर एक राष्ट्रीय पक्षी। मोर पे 2 क्वेश्चन बनेगा। पहले बात पूछा जाएगा मोर कौन वाचक संज्ञा? तो मोर एक जातिवाचक संज्ञा है। मोर एक जातिवाचक संज्ञा है और मोर एक तद्भव शब्द भी है। यानी मोर कहने से 2 क्वेश्चन तुरंत बना, एक तो तद्भव शब्द है और एक जातिवाचक संज्ञा है। मोर के पर्यायवाची में जब हम आप पढ़ेंगे तो इनका जो तत्सम बनेगा वो प्यारे भाइयों बनेगा मयूर। मयूर एक तत्सम शब्द होगा।
है। जो संस्कृत के समान होता है उसे तत्सम कहते हैं, और जो संस्कृत के समान नहीं होता है उसे तद्भव कहते हैं। तो मोर एक तद्भव हुआ, मयूर एक तत्सम हुआ। अब आइए इनके शब्दार्थ की ओर चलते हैं। मोर में वास्तव में ये शिखा, शिखा का तात्पर्य चोटी से होता है, जिसको हम लोग आम बोलचाल में चुटकी कहते हैं। तो मोर में ये शिखा होती है, इसी शिखा के कारण मोर का नाम है सिखी। अब आपको मालूम हो गया होगा मोर को सिखी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास शिखा है। आगे बढ़ते हैं मोर की तरफ। मोर का एक नाम रखा गया है कलापी। मोर को कलापी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ भी कला है, पूंछ में भी कला है, पंख में भी कला है। इसके जो गले हैं लाल लाल, सॉरी नीले हैं, जो नीले होने से इनका एक नाम कला से रखा गया, इसलिए यहाँ पर इनको नीले के अर्थ में भी एक कला से युक्त मान लिया गया। यानी ये पूरा जो पक्षी है ये कला से युक्त है। कला से युक्त होने से इसका नाम क्या रखा गया है, कलापी रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ेंगे। मोर बोलता है केकता, तो केकने से इसका नाम देखिए क्या पड़ा, केकी। अब ध्यान दीजिएगा, कोई कहे कि मोर को केकी क्यों कहा गया, बता दीजिए मोर केकता है, इसलिए केकने से इसका नाम क्या पड़ा, केकी पड़ा। और ध्यान दीजिएगा, मोर का एक नाम है सारंग, रंग से युक्त होता है इसलिए इसको सारंग क्यों, क्योंकि गला इसका नीला होता है और पंख में विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं, इसलिए इनको सारंग कहा जाता है। अब बच्चों आप सबको मालूम होगा कि मोर किसका सबसे बड़ा दुश्मन है, तो ये सांप का सबसे बड़ा दुश्मन है। और जब सांप का सबसे बड़ा दुश्मन है तब इसका नाम पड़ता है भुजंगार। भुजंगार में दीर्घ संधि है, जब इसको तोड़ा जाएगा तो लिखा जाएगा भुजंग प्लस अरि। भुजंग माने सांप, अरि माने शत्रु, तो सांप का शत्रु होने से इसका नाम क्या पड़ा, भुजंगार पड़ा। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे अगर क्वेश्चन पूछे भुजंग किसका पर्यायवाची, ये सांप का, अरि किसका पर्यायवाची, शत्रु का, दुश्मन का। पूछा जाए दोनों जोड़ करके किसका पर्यायवाची, भुजंगार, तभी हो जाएगा किसका, मोर का। अब तो देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन होना, भुजंग सांप का पर्यायवाची, अरि शत्रु का पर्यायवाची, दोनों जोड़ दीजिए, भुजंगार किसका, मोर का पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं प्रिय मित्रों, इनका अगला भी पर्यायवाची होगा नीलकंठ। तो नीला है कंठ इसका, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नीलकंठ। और नीलकंठ शिव का भी पर्यायवाची है, तो शिव के पर्यायवाची को भी नीलकंठ कहते हैं, और नीलकंठ मोर का भी पर्यायवाची है। ध्यान दीजिएगा, इसका एक नाम है बरही। बरही का मतलब होता है बाहर, तो जिसका बाहर की ओर वेशभूषा बहुत सुंदर होता है उसे क्या कहते हैं, बरही कहते हैं। इस तरह से इनको बरही के अर्थ में ले लिया जाता है। अगला पॉइंट आते हैं, इसके जो शिखा है ये कई टुकड़े में बटे हैं, और कई टुकड़े में बटे होने से इसका नाम है शिखंडी। क्या नाम है, शिखंडी। तो जिसके शिखा कई खंड में हो इस प्रकार इसे क्या कहते हैं, शिखंडी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट चलेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको मालूम होगा ये किसकी सवारी है, ये सवारी है कार्तिकेय की। जब ये कार्तिकेय की सवारी है इसे कहते हैं कार्तिकेय वाहन। कौन वाहन, कार्तिकेय वाहन। फिर इसे कहा जा सकता है शिव सुत वाहन। तो शिव के सुत का यानी शिवपुत्र अर्थात कार्तिकेय का वाहन है, इसलिए इसको शिव सुत वाहन भी कहा जाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी भी पूछा जा सकता है। और ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण के प्रतीक के रूप में ये माना गया, इसलिए इसको हरि भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा उनके मुकुट पर किसका पंख लगा है, मोर का, इसलिए मोर को क्या कहा गया, हरि कहा गया है। ये हो गए मोर के पर्यायवाची। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अपना राष्ट्रीय पक्षी है, और राष्ट्रीय पक्षी से क्वेश्चन आता है। तो आप चाहे शिक्षा अधिकारी का पेपर दे रहे हो
चाहे UPSSC से कोई भी क्वेश्चन बनते हो, सब क्वेश्चन इन्हीं से बनेंगे। चाहे मीटेट हुआ, सीटेट हुआ, अगर क्वेश्चन आएगा तो अगर मोर से पर्यायवाची आएगा तो इन्हीं में से आपका एक क्वेश्चन फिक्स किया जाएगा। इसलिए आप सभी इसको शब्दार्थ यानी शब्द अर्थ सहित याद करने का प्रयास करें, सिलेक्शन पक्का होगा, इसमें दो राय नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे फिर एक बात दोहरा लिया जाए, मोर एक तद्भव है, मयूर एक तत्सम है। सीखी क्यों कहा गया? क्योंकि इसके पास सीखा है। कलापी क्यों कहा गया? कला से युक्त है। केकी क्यों कहा गया? क्योंकि केकता है। केकता मतलब बोलता क्या क्या करता है। रंग से युक्त है तो सारंग नाम हुआ। सांपों का दुश्मन है, क्या नाम हुआ? जंगारी है। कंठ इसका नीला है, नाम क्या हुआ? नीलकंठ। बरही का तात्पर्य बाहर, बाहर इसका बनावट बहुत सुंदर है, इसलिए इसको क्या कहा गया? बरही। शिखंडी क्यों कहा गया? वास्तव में इसके सूखा है, टुकड़े में है, खंड में, इसलिए इनको शिखंडी कहा गया। कात के वाहन से सुत वाहन इसलिए कहा गया क्योंकि कार्तिक की सवारी है। हरि श्री कृष्ण का प्रतीक माना गया, इसलिए इसको क्या कहा गया? हरि कहा गया। अब तो हमें लगता है कि पक्षी के पर्यायवाची में अगर मोर का पर्यायवाची आएगा तो आप लोग मोर के पर्यायवाची को बेहतर प्रयास करेंगे परीक्षा में हल करने का। इसलिए भाई मोर और पक्षी दोनों पर्यायवाची आप सबको याद हो गए होंगे। आशा है, अपेक्षा करता हूं कि पर्यायवाची आपके कंठस्थ होंगे। अब आइए अगला पर्यायवाची देखते हैं। चलिए देखिए, अगला पर्यायवाची आपका है तोता का पर्यायवाची। तोता भी देखिए जैसे शब्द लिखा गया तैसे क्वेश्चन फिक्स हो। अब तोता पर्यायवाची किसका है? ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए शब्दार्थ में पक्षी तो है ही, लेकिन कौन वाचक संज्ञा ये हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। और ध्यान दीजिए प्रिय मित्रों, ये जातिवाचक संज्ञा के साथ साथ एक तद्भव शब्द भी है, यानी संस्कृत के समान नहीं है, इसलिए इसको तद्भव कहा गया। आइए इसका तत्सम देखते हैं। इसका तत्सम हो जाएगा सुख। तो सुख एक तत्सम है और तोता एक तद्भव। अब देखिए तोता बोलता कैसे है? बताओ भाई, तोता अगर कैसे बोलता है उसी के अनुसार शब्दार्थ दिया जाए। तोता वास्तव में कीरता है, तो जब भी बोलता है कीर कीर की आवाज करता है, इसलिए इसका नाम है कीर। क्या नाम है मित्रों? इसका एक नाम कीर भी है। क्यों? क्योंकि कीर कीर बोलता है। आगे बढ़ते हैं। इनका अगला नाम क्या हो सकता है? इनका एक नाम है सुआ। सुआ से आपके आप बोल चाल में एक नाम इसका सुग्गा भी रखा गया है। और ध्यान दीजिएगा, इसका एक नाम रखा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी भी पूछा जा सकता है। इसका अगला नाम है दारिम्बी। दारिम माने अनार होता है, अनार ही जिसका सबसे प्रिय फल हो, ऐसे पक्षी का नाम क्या रखा गया है? दारिम्बी रखा गया है। दाढ़ी प्रिय अगर आपसे कोई पूछे किसका पर्यायवाची, दाढ़ी प्रिय पर्यायवाची है तोता। और ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको इतने बताना है, तोता का जो चोंच होता है, तो बताइएगा तोता का जो चोंच होगा किस रंग का? लाल रंग का। तो रक्त माने खून होता, खून का रंग लाल होता है, इसलिए इसका एक नाम रक्ततुंड रखा गया। रक्त माने लाल हुआ, तुंड माने चोंच हुआ, तो इसके चोंच जो होते हैं लाल लाल होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रक्ततुंड भी कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है किसी भी अर्थ से लेकर के। चलिए, इसके मेन शब्द आपके एग्जाम के लिए कौन कौन महत्वपूर्ण है? ये रक्ततुंड, कीर, दारिम्बी, यही अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। इस तरह से तोता के पर्यायवाची में
आपका हुआ सुख, कीट, सुआ, सुग्गा, दारिद्र्य और रक्तों। ये किसके पर्यायवाची हैं? ये पर्यायवाची है तोता के। अगला पर्यायवाची ये देखते हैं इसी क्रम में। अगला पर्यायवाची है कबूतर। आइए कबूतर देखते हैं। कबूतर भी एक जातिवाचक संज्ञा है प्यारे विद्यार्थियों। कबूतर भी एक तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। कबूतर के अर्थ में और भी देखते हैं। इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम होता है कपोत। तो कपोत एक तत्सम शब्द है। कपोत एक ऐसा शब्द है, तत्सम शब्द है, और जबकि कबूतर कैसा है? तद्भव शब्द है। आगे बढ़ते हैं। इसका एक नाम है पारावत। इसको जब विच्छेद करेंगे, पार मतलब सावत। प्राचीन काल में एक पार से दूसरे पार तक सलेसा ले आता था, ले जाता था, इसलिए इसको क्या कहा गया? पारावत कहा गया है। अगला पॉइंट, दूसरे की सेवा के लिए जो पक्षी नियुक्त किया गया हो, तो दूसरे की सेवा करना, संदेशा पहुंचाना था, इसलिए इसको क्या कहा गया? परेवा कहा गया। तो परेवा किसका पर्यायवाची? कबूतर का पर्यायवाची है। ध्यान दीजिएगा, इसका एक नाम है हारीत। हारीत का अर्थ होता है जो दूसरे के पीड़ा को हरण करता है, उसी को क्या कहते हैं? हारीत भी कहते हैं। अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। कबूतर का और भी नाम हो सकता है। आपको ये पहचानना होगा कबूतर की आंखें किस रंग की होती हैं। तो कबूतर की आंखें लाल रंग की होती हैं। तो लाल रंग होने से इसका एक नाम है रक्तलोचन। अब यहीं से कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया। रक्तलोचन अगर पूछा जाए तो कबूतर, और रक्ततुंड अगर पूछा जाए तो तोता का पर्यायवाची होगा। रक्ततुंड का अर्थ होता है जिसकी चोंच लाल है, और रक्तलोचन का अर्थ होता है जिसकी आंखें लाल है। अब तो रक्तलोचन रक्ततुंड में अंतर समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो ध्यान दीजिएगा, कपोत, पारावत, परेवा, हारीत और रक्तलोचन, ये पर्यायवाची किसके हैं? ये पर्यायवाची है आपके कबूतर के। तो कबूतर हुआ, तोता हुआ, मोर हुआ, पक्षी हुआ, ये सारे पर्यायवाची आपको याद हो जाने चाहिए। अच्छा, जितने पर्यायवाची अभी तक हमने लिखा है उसमें से अगर कोई क्वेश्चन पूछे, अब तो हमें लगता है कि आप निर्भय होकर के बता सकते हो। अगला पर्यायवाची चलते हैं कोयल की तरफ। अगला पर्यायवाची है कोयल। कोयल, आपको बताना होगा कोयल एक तद्भव है, तत्सम है और कौनवाचक संज्ञा है। तो ये एक पहली बात तो जातिवाचक संज्ञा है, या एक तद्भव शब्द भी है, यानी दो क्वेश्चन कंप्लीट, जातिवाचक संज्ञा से और तद्भव शब्द से। इसका कोई तत्सम अगर पूछे तो इसका तत्सम होगा कोकिल। इसका तत्सम क्या होगा? कोकिल। कोकिल इसका तत्सम बनाया गया है, ये इनके तत्सम शब्द की ओर इंगित करता है। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे कोई पूछ ले कि बताइएगा कोयल और कोकिल में कौन तद्भव है, कौन तत्सम है, तो ये आपका शब्द हो जाएगा कोकिल तत्सम होगा, और कोयल जो होगा वो तद्भव होगा। तत्सम जो संस्कृत के समान हो वो कोकिल होगा। आगे बढ़ते हैं। कोयल का एक नाम है पंचमा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पंचमा क्यों कहा गया? पंचमा ने 5 होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है ये एक बार में 5 प्रकार की आवाज बोल सकती है, इसलिए इसको क्या कहा गया? पंचमा कहा गया। आगे बढ़ते हैं। इसका एक नाम है श्यामा। श्यामा कोयल को क्यों कहा गया? श्यामा इसलिए कहा गया क्योंकि कोयल काली होती है, काली होने से इसका नाम क्या रखा गया है? श्यामा रखा गया है। कोयल का अगला पर्यायवाची देखते हैं। आपको मालूम होगा कोयल 2 तरह से आवाज करती है। एक तो ये कूकती है, जब कूकती है तब इसका नाम होता है कुहकिनी। क्या नाम होता है प्यारे विद्यार्थियों?
कुहकिनी नाम होता है। और जब कोयल पीऊ पीऊ बोले तब इसका नाम होगा पिक। तो कोयल के दो नाम बोलने से हो गए। अच्छा, मोर बोलने के कारण क्या नाम रखा गया था? तो मोर बोलने के कारण उसका नाम रखा गया था केकी। अगर वह पूछे पिक कुहकनी किसका है, तो पिक कुहकनी है कोयल का। अच्छा, तोता कैसे बोलता था? तोता कीरता है, तो उसका नाम कीर रखा गया। तो देखिए, बोलने के कारण भी कुछ पक्षियों के नाम अलग हो जाते हैं। इस तरह से कोयल कूकती है, कुहकनी पीऊ पीऊ करती है, पिक नाम हुआ। आगे बढ़ते हैं, कोयल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वास्तव में ये अंडे देती है, अंडे दे करके कौवे के घोंसले में रख देती है और कौवा पालन पोषण करता है, इसलिए इसको कहा गया काकपाली। अब एक पर्यायवाची इसका फिक्स हुआ क्या? काकपाली। अब आप लोग रटते होंगे काकपाली काकपाली क्या है, लेकिन शब्द के अर्थ से जब याद करेंगे तो आपके मस्तिष्क पटल पर बढ़िया से व्यवस्थित ढंग से ये फिक्स हो जाएगा। तो काकपाली क्यों कहा गया? क्योंकि कौवा इसका क्या करता है? पालन पोषण करता है। और आगे बढ़ते हैं, इसकी आवाज के वशीभूत होते हैं लोग। आवाज के वशीभूत होने से इसका नाम रखा गया मदन सलाका। मदन सलाका का अर्थ होता है, मदन माने कामदेव, सलाका माने छड़ी। जैसे कामदेव अपने प्रेम के कारण, अपने सुंदरता के कारण किसी को वश में करते हैं, वैसे ये पक्षी मदन सलाका के नाम से जानी गई। क्यों? क्योंकि ये वास्तव में अपनी आवाज से सबको क्या करती है? वश में करती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? मदन सलाका रखा गया। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों, अगला नाम इनका क्या रखा जा सकता है? अगले शब्दार्थ में इनका जो अर्थ जोड़ा गया है वो है कलघोष। कलघोष क्यों रखा गया? कलघोष इसलिए रखा गया है क्योंकि आने वाले कल की सूचना देती थी प्राचीन काल में। अब नहीं, अब तो लोग कहते कौवा अगर घर पे बैठ के बोल मेहमान आ जाए। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। कलघोष तभी हो सकता है जब कोयल बोले। तो कोयल अगर किसी के घर पे बैठ करके बोल दे प्राचीन काल में, तो समझिए वो मान लिया जाता था कि उसके घर मेहमान आने वाले हैं। आज भी है, लेकिन अब आज कोयल का अभाव पाया जाता है, कौवा ही बोलता है। फिलहाल ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन जब कोयल हकीकत में बोल दे तो मेहमान आते हैं। ऐसे तरंग बहुत कुछ बातें हैं। इसको क्या कहा गया? कलघोष। प्यारे विद्यार्थी, इसका एक नाम है वसंत प्रिया। तो वसंत प्रिया इसको कहा गया है। वसंत प्रिया इसलिए कहा गया क्योंकि वसंत की सबसे महत्वपूर्ण पक्षी है जो आगमन की सूचना भी देती है। तो वसंत प्रिया चाहे कहिए और चाहे वसंत दूत कहिए, ये है कोयल की विशेषता। और जंगल की सबसे प्रिय पक्षी मानी गई है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? वन प्रिया भी रखा गया। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दार्थ है जहां से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दार्थ से लिया गया है। कोकिल कोयल, कोयल तद्भव, कोकिल तत्सम। पंचमा 5 प्रकार की आवाज निकालती है। श्यामा काली होती है, कोंकणी कूकती है, पिक पीऊ पीऊ की आवाज करती है, काकपाली कौवे द्वारा पाली पोसी जाती है, मदन सलाका कामदेव के छड़ी के जैसे अपने आवाज से बस में करती है, कलघोष आने वाले कल की सूचना देती है, चेतावनी देती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कलघोष कहते हैं। वसंत प्रिया, वसंत ऋतु का सबसे प्रिय पक्षी मानी गई है, इसलिए वसंत प्रिया और वसंत दूत भी कहते हैं। और जंगल के प्रिय पक्षी के रूप में जानी गई है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वन प्रिया भी कहते हैं। ये पर्यायवाची किसके हो गए? कोयल के पर्यायवाची हो गए। तो मित्रों, प्रत्येक दिन ऐसे आपको एक एक पर्यायवाची को शब्दार्थ सहित दिए जाएंगे और ये पर्यायवाची कहीं आप लोग कंठस्थ करके नोट कर लीजिएगा। कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्दों का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अगर आपको ऐसे थोड़े थोड़े पर्यायवाची याद हो जाएंगे तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं बचेगा जिसमें आप क्वालिफाइड ना हो। अर्थात सभी एग्जाम को आप अपने स्तर से याद करके जाएंगे और क्वालिफाइड होकर के आएंगे।
ये दावा है। तो हमारे द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट की परिवार की तरफ से आप सभी को नेक्स्ट परीक्षा की तैयारी के लिए हार्दिक बधाई, शुभकामना। आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।